हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकिरण और पदार्थ की द्विप्रकृति। और ये जो यूनिट है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना कंपलसरी आएगा तो आएगा। ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इस चैप्टर को जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उसको हम इस सीक्वेंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेसन का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि, फोटोन तथा उनके या उसके गुण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विकिरण, कारफलन, देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य। उसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो है हर्ट्स और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, और ये करा गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम है, उनको पढ़ेंगे, ये कभी कभी बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन का फोटो विद्युत समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड में आए हुए हम कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे काफी अच्छे से। तो हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट हमारा देखिए, इसमें जो टॉपिक है, कई सारे जो टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है विकिरण और पदार्थ की द्विप्रकृति। तो यही लेसन का नाम है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग कि सिंपल सी बात, विकिरण एक ऊर्जा है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और द्वि मतलब होता है दो, प्रकृति मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार होता है। प्रकृति मतलब व्यवहार। तो इसका मतलब है जो विकिरण है वो भी दो तरीके का व्यवहार कर रहा है, और पदार्थ भी दो तरीके का व्यवहार करता है। तो विकिरण तो क्या होती है? विकिरण तो तरंग होती है। क्या होती है भैया? तरंग होती है। तो देखिए भैया, हमने पहले यहां पे लिख दिया है विकिरण। क्या लिख दिया मेरे भैया लोग? विकिरण। तो जो विकिरण है, तो विकिरण के बारे में देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं भैया? विकिरण के बारे में। तो देखिए, विकिरण क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। विकिरण क्या है भैया? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा होती है, हमने पढ़ा है कि ये ऊर्जा है तरंग रूप में। किस रूप में है? तरंग रूप में है। विकिरण की जो ऊर्जा है वो किस रूप में है? तरंग रूप में है। अब तरंग रूप के साथ साथ हम इसका जो प्रकृति है, एक तरंग प्रकृति होती है, हम इसका कण प्रकृति भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कण प्रकृति भी हम इसकी पढ़ेंगे। उसके बाद बात समझिएगा, जैसे पदार्थ, क्या भैया? पदार्थ। तो जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ की प्रकृति है, जो पदार्थ की प्रकृति है वो कौन सी है? पदार्थ की प्रकृति कण है। और कण के साथ साथ पदार्थ की प्रकृति तरंग भी है। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तरंग भी है। ठीक, तो इस लेसन में हम यही डील करने वाले हैं कि विकिरण की कौन सी प्रकृति? तरंग। तरंग के साथ साथ कण प्रकृति भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले, स्टडी, अध्ययन करने वाले हैं उसका। उसके बाद पदार्थ की जो प्रकृति है वो कण है, और कण के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? तरंग पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे ये क्या था भैया? विकिरण तरंग के रूप में था। ठीक है, और जो पदार्थ था वो क्या था? कण के रूप में था। तो कण के साथ साथ तरंग, और तरंग के साथ साथ कण, दोनों प्रकृति होती है। ठीक है भैया, हम बात करते हैं आगे। और कण में ध्यान रखिएगा, कण में हम यहाँ फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। जो कण प्रकृति होगी वो कण क्या है भैया? फोटोन। ठीक है, ध्यान। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वहीं से होगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो आप सबने पढ़ा होगा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन छोटे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो परमाणु में हमें क्या मिलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो वहां देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने बनाया नाभिक। और ये क्या है? परमाणु। ये क्या है भैया? परमाणु है हमारा, जिसको हम एटम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में।
परमाणु का जो ये केंद्र का भाग है इसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये क्या है? परमाणु की 72 कोश हैं, कक्षाएं हैं। इसमें कौन रहता है? तो इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे हम परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसे कहते हैं 72 कोश, और 72 कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं 72 कोश का इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि 72 कोश है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालना है। परमाणु से क्या करना है? निकालना है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो बंधा हुआ है आकर्षण बल से, और वो आकर्षण बल कौन लगा रहा है? नाभिक। नाभिक पे होता है धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश। तो ये क्या है? आकर्षण बल से बंधा हुआ है। तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ पे ऊर्जा देते हैं, किसको भैया? हमने यहाँ पर ऊर्जा दे डाली। ऊर्जा हमने किसको दे डाली? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा हमने दी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर आ गया परमाणु से। किससे आ गया? परमाणु से बाहर आ गया। तो जब हम ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो किसी विलग गैसीय परमाणु के 72 कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आयनन ऊर्जा कहते हैं। कौन सी? आयनन ऊर्जा। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अभी जो आयनन ऊर्जा होती है इसका मान 13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इस लेसन में हमें ये आयनन ऊर्जा नहीं पढ़नी है, ये तो केमिस्ट्री का है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारे पास हो गया धातु। क्या होगा भैया? धातु। क्योंकि धातुओं में क्या होते हैं? धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में क्या होते हैं मेरे भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे हमने पहले एक धातु की सतह बनाई। क्या बनाई? धातु की सतह। तो जैसे ही हमने यहां पर धातु की सतह बनाई और इस पे हमने गिरा दिया विकिरण। क्या गिरा दिया? विकिरण। तो जैसे ही ये हमारे पास क्या है? धातु की सतह। तो धातु की सतह में है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की सतह में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने क्या है? ये हमारा विकिरण है। क्या है भैया? विकिरण। और जैसे ही विकिरण गिराया जो इस धातु की सतह के इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसके बारे में डीप स्टडी हम इस लेसन में करने वाले हैं। ठीक है भैया? तो हम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ेंगे वो धातु की सतह से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे भैया? धातु की सतह से पढ़ेंगे। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है, हमारे पास यहाँ 4 विधियां हैं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की। तो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि। तो हमारे यहाँ पास 4 विधि हैं। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में भी हमने पढ़ा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमें क्या चाहिए होता है? विकिरण चाहिए होता है। किसकी आवश्यकता होती है? विकिरण। और विकिरण की प्रकृति दोनों है, तरंग भी है और कण भी है। और कण रूप में क्या है? वो फोटोन है। ठीक है, तो विकिरण की आवश्यकता पड़ती है। और तपायनिक उत्सर्जन में हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी भैया? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? विद्युत क्षेत्र की। किसकी भैया? विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम क्या करेंगे? किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराएंगे। उसके बाद द्वितीयक उत्सर्जन। जो द्वितीयक उत्सर्जन होता है वो संघट
संघट्ट के कारण होता है, या संगठन के कारण होता है, ठीक, संघट्ट कराते हैं या टक्कर कराते हैं, ठीक है। दो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई अल्फा कण लिया हमने और उसकी टक्कर करा देंगे, ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन से वो टक्कर करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है, ठीक है भैया। तो ये हम पढ़ते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कायदे समझते हैं। देखिए विकिरण में क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे एक धातु की सतह बना रहे हैं, तो हमने यहाँ धातु की सतह बनाई। अब धातु की सतह से क्या हुआ भैया, हमने यहाँ पे विकिरण गिराया और इससे क्या निकल गए, इससे निकल गए इलेक्ट्रॉन, क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले, धातु की सतह से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन, किसकी सहायता से भैया, ये हमने गिराया विकिरण, विकिरण की सहायता से। उसके बाद हम पढ़ने वाले तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक बर्नर बनाया है, ठीक, बर्नर से क्या निकल रही होगी, ऊष्मा, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक चालक को, एक धातु के टुकड़े को रख दिया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, जैसे ताप बढ़ेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा देर वाइब्रेट करेंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊष्मा की सहायता से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराएंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या कराएंगे, उत्सर्जन, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तपायनिक उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं फील्ड इमिशन, ठीक है। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक चालक है, तो चालक में क्या करेंगे, इस चालक में सिरों के मध्य हम लगाएंगे विद्युत क्षेत्र, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, और विद्युत क्षेत्र को जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की सहायता से जब हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराते हैं तो क्षेत्र उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। उसका संघट में क्या होता है, जैसे देखिए कि हमारे पास क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, बीटा पार्टिकल है, ठीक, तो ये हमारे पास कण है। अब इन कण को क्या कराएंगे, हम किसी धातु पर गिराएंगे, ठीक है, टक्कर कराएंगे। तो ये क्या होता है, जब धातु के जो इलेक्ट्रॉन उनसे टक्कर होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को उनसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये आएगा किसमें, आ रहा, द्वितीयक उत्सर्जन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संघट्ट, संघट्ट, ठीक है, संघट्टन या संघट्ट, मैं लिख देता हूँ संघट्ट, संघट्ट, ठीक है, संघट्ट कराते हैं, कोलिजन कराते हैं, संघट्ट की सहायता से हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोन और उनके गुण। तो देखिए फोटोन और उनके गुण क्या होते हैं, तो देखिए फोटोन क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं। हम ये मानते हैं प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। इन पैकेट को फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फोटोन के बारे में, जैसे फोटोन पर जो आवेश होता है तो फोटोन पर आवेश होता ही नहीं है, ठीक, ये उदासीन है, फोटोन क्या है, उदासीन है। उसके बाद जो फोटोन की जो चाल होती है तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटोन का जो द्रव्यमान है, तो अगर हम इसका रेस्ट विराम द्रव्यमान के बारे में बात करें, किसके, विराम द्रव्यमान, तो विराम द्रव्यमान जो फोटोन का होता है वो होता है शून्य। क्या होता है, शून्य, होता ही नहीं है, मतलब विराम में इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, ये पाया ही नहीं जाएगा। उसके बारे में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है फोटोन पर, तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है।
कुछ नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि ये आवेश है ही नहीं उस पे फोटोन पर, तो ना विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा ना ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फोटोन की ऊर्जा और फोटोन के संवेग के बारे में। फोटोन की ऊर्जा और फोटोन के संवेग के बारे में। तो फोटोन की ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करते हैं पहले। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा, तो यहाँ पे फोटॉन की ऊर्जा, जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है, तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो बात समझिएगा। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच म्यू, E बराबर एच म्यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E बराबर एच सी बाई लैम्डा, E बराबर एच सी बाई लैम्डा। जो हमारा E है, E है फोटोन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा। उसके बाद H क्या है? प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है। और ये जो ऊर्जा है इनका क्या आना है भैया? दोनों जूल में ही आंसर आएगा। फोटोन की ऊर्जा है E, H है प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन पन्ने पलटाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि म्यू क्या है। तो म्यू है, ठीक, आवृत्ति किसकी भैया? फोटोन की आवृत्ति। उसके बाद लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य किसकी भैया? फोटोन की तरंग दैर्घ्य। अब एक बात याद रखिए आप लोग, क्या याद करनी है? कि हम ये मानते हैं कि प्रकाश आ रहा है, विकिरण आ रहा है, और प्रकाश और विकिरण दोनों में फोटोन है। क्या है भैया? फोटोन। तो हम इसे, हम कभी हम बोलें कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसमें क्या है? आपतित विकिरण, मतलब वो फोटोन के बारे में बोल रहा है। आपतित विकिरण की ऊर्जा मतलब वो फोटोन की ऊर्जा बोल रहा है। आपतित विकिरण की आवृत्ति मतलब फोटोन की आवृत्ति बोल रहा है। और आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब आपतित विकिरण की तरंग मतलब फोटोन की तरंग दैर्घ्य बोल रहा है, जो आ रहे हैं, जो क्या हो रहा है भैया? आ रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आप तित, या तो आप क्वेश्चन में होता है वी किरण, या कहेगा फोटोन। क्या कहेगा? फोटोन। उसके बाद एक फेमस फॉर्मूला है, और ये फेमस फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, होना ही चाहिए, कि अगर कभी भी वो ऊर्जा पूछ ले फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फोटोन की ऊर्जा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा 12375 अपॉन लैम्डा। और ये किसमें लैम्डा होना चाहिए? एंगस्ट्राम में। किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्राम में होना चाहिए। और ये आंसर हमारा किसमें आने वाला है? आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फोटोन का जो संवेग होता है, तो फोटोन का जो संवेग होता है वो होता है P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ध्यान रखना, ये फोटोन का संवेग है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में डिस्कस हम लोग अभी, हम लोग थोड़े आगे लेक्चर जैसे बढ़ेगा वहां पे हम लोग लास्ट में कर लिया जाएगा। ठीक है भैया। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फोटोन और उनके गुण पर, जो भी हमें पता चला, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन का संवेग, तो हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्घ्य में, दृश्य प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्घ्य में फोटोनों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगभग होती है या होता है? ठीक है, तो होती है, तो बात समझिएगा कितनी होती है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होती है? दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य क्लास 10th में आपको बता दी जाती है, कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800
एंगस्ट्राम। और अधिकतम क्या है इसमें, अधिकतम वैल्यू आपकी ये है। अब ये वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको निकालना किस में, पहली बात है कि आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, वही फेमस फॉर्मूला E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा काय में होना चाहिए, एंगस्ट्राम में, और ये है किसमें, एंगस्ट्राम में। तो ये एंगस्ट्राम में है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा की जगह पे जैसे हम लोग वैल्यू चिपकाएंगे तो देखिए क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 12375 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है भैया, अधिकतम 7800। आंसर हमारा किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 7 दूनी 14 होता है, तो ये एक से मतलब 2 से कम आएगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा लगभग पूछ रहा है ना, तो 1.6 ही आएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एच प्लांक स्थिरांक या नियतांक है, एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्राम है, तो संवेग ज्ञात करना है। हमें संवेग ज्ञात करना है। हमें उसने दे दिया है प्लांक नियतांक h, और उसने दे दिया है तरंग दैर्घ्य, और फोटोन का संवेग पूछ रहा है। तो फोटोन का संवेग p बराबर h बाई लैम्डा होता है। फोटोन का संवेग p बराबर h बाई लैम्डा। अब h की वैल्यू h, और लैम्डा हमारा कितना है भैया, लैम्डा है हमारे पास 0.01 एंगस्ट्राम। अब बात समझिए, ये है h और ये है 0.01। अब यहाँ पे एंगस्ट्राम का मान 10 की घात माइनस 10 बराबर h। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस 12। अब ये 12 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के हैं, ऊपर जाएंगे प्लस में। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ h और यहाँ 12 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसा कहाँ आ रहा है, तो आपको पता है ऐसा डी सी ऑप्शन में आ रहा है, डी में नहीं सी में आ रहा है। ठीक है भैया, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं, एक फोटोन की ऊर्जा 10 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल है। इसकी संगत तरंग दैर्घ्य की परिकलन कीजिए। ठीक है, इसकी संगत तरंग दैर्घ्य की आपको क्या करना है, परिकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे एग्जाम में दिया है कि, हमने लिखा दिया है कि, और दिया है कि में हमें क्या क्या दिया हुआ है, फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा जो है वो E बराबर कितनी हो, 10 गुणा 10 की घात माइनस 19। वो 10.0 है तो हम 10 लिख सकते हैं। और ये किसमें है, जूल में है। किसमें है, ध्यान रखिएगा ये जूल में है। इसकी संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या भैया, लैम्डा हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं वी नो डैट कि E बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा, अब E का मान कितना है, तो E का मान है 10 गुणा 10 की घात माइनस 19 बराबर h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। उसके बाद C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8। उसके बाद हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि लैम्डा को इधर भेज देते हैं, तो लैम्डा हमारा इधर आ गया। और यहाँ पे कितना है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 34 है, और गुणा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन यहाँ पे कितना है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस 19 है, ऊपर आएगा प्लस में। ठीक है, ऊपर से हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 है। तो ऐसा कर लेते हैं, 10 का मल्टीपल कराएंगे, 18 बचेगा। 18 जब ऊपर गया तो माइनस के 34, ये माइनस का 18 ऊपर जाएगा, प्लस का 18, और ये प्लस का 8 है। अब ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, और मल्टीपल में क्या है, 6.6 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 18 पॉइंट, फिर 6 18, फिर एक उधर चला गया, तो 19.8 इंटू
अब इसको कैलकुलेट करना है, -34 में 18 गए, -34 में 18 गए तो हमारे बचेंगे 16। कितने बचेंगे? 16। और 16 में 8 चले गए तो हमारे कितने बचे? फिर से 10 की घात कितना? 8 बचा। तो ये हमारा आ जाएगा लैम्डा। क्या आ जाएगा? लैम्डा। और हम इसमें क्या करें, और ये हमारा माइनस में आएगा। किस में आएगा? ये भी बात ध्यान रखिएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का 8 आ रहा है। यदि हम ऊपर 2 जीरो का गुणा और नीचे 2 जीरो का गुणा, मतलब 2 जीरो 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ लैम्डा मालूम हमें कितना मिलने वाला है? लैम्डा में मिल जाएगा 1980 एंगस्ट्राम, अगर आप एंगस्ट्राम में आंसर निकाले तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का टॉपिक क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या। तो बात समझिए, जैसे कि ये क्या है, किसी धातु की सतह है और इस पे हम गिरा रहे हैं क्या? विकिरण गिरा रहे हैं। तो इस पे विकिरण जब आपतित होगा और विकिरण इस सतह से क्या निकाल दे? इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी क्रिया प्रक्रिया जो भी है इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यहां पे क्या है कि इन्होंने एक लिया है निर्वात की ट्यूब ली है। निर्वात की क्या ली है? निर्वात की ट्यूब ली है। और निर्वात की ट्यूब लेने पे इन्होंने क्या करा है? पहले निर्वात की ट्यूब ली, इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है? एक धातु रखी है। क्या रखी है? धातु रखी है। और इन्होंने यहां पर एक बैटरी लगाई है। ये वाला है माइनस तो ये भी माइनस, ये वाला है प्लस तो ये है प्लस। और ये यहां से गिरा रहे हैं क्या? ये गिरा रहे हैं यहां से विकिरण। और विकिरण आपतित हो रहा है धातु की सतह पे। जैसे बात समझिए, हमारे पास ये धातु की सतह है, ठीक है, ये धातु की सतह है और ये वाला कैथोड है, ये वाला एनोड है। मतलब ये वाला हमने रखा है, ये वाला बनाया है निगेटिव और ये वाला बनाया है पॉजिटिव। अब इनके बीच गैप है, आप बैटरी लगा दो, ठीक है, ये बैटरी यहाँ पे लगी है, ठीक है, ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब इसमें करंट का फ्लो तो होगा नहीं क्योंकि सर्किट बीच में टूटा है। लेकिन जैसे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश को आपतित कराते हैं, विकिरण को आपतित कराते हैं। तो ये वाली सतह से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? प्लस की तरफ। कहाँ भागेंगे? प्लस की तरफ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस। जैसे यहाँ पे क्या है? प्लस और इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो प्लस वाला माइनस से कहेगा आओ। क्या कहेगा? आओ। और इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है? विपरीत दिशा में धारा का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे केवल साधारण ये दिखाया गया है कि हम विकिरण को गिरा रहे हैं और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। धातु की सतह से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये वाला हमारा, इधर वाला हमारा होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड है ये हमारा। और ये हमारा क्या है? एनोड है। ये हमारा क्या है? एनोड है। ठीक है, अब जो आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो आप देखिए बोर्ड पेपर में इतना डायग्राम जल्दी जल्दी बना सके तो बना दीजिएगा, नहीं तो फिर एक सबसे बेहतर डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप वो जल्दी जल्दी क्या बना सकते हैं। इसकी हैबिट डाल लीजिए। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींचनी होती हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं खींचिए, ठीक है, और डायग्राम को हल्का सा तिरछा बनाएंगे तो 3D में लगेगा। इस तरीके से आप इनको मिला दीजिए, ठीक है। और पेनी से ही डायग्राम बनाना है, जल्दी प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी रखेंगे उतनी जल्दी डायग्राम बन जाएगा। और फिजिक्स में डायग्राम बनाइए और केमिस्ट्री के एग्जाम में आप रिएक्शन लिख के आइए, भर भर के नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमने क्या गिराया? विकिरण गिराया। ये क्या है? विकिरण है। क्या है? विकिरण। और विकिरण गिराने पर यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहाँ पे जो धारा बनती है उसे हम कहते हैं प्रकाश धारा। क्या कहते हैं भैया? प्रकाश धारा, या फोटो धारा भी कह सकते हैं या फोटोन धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है। अब देखिए एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, तो लिखिएगा प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको, डायग्राम बनाना है। उसके बाद प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इतना भी लिख दीजिएगा। अब और इसको अच्छे से समझते हैं। विकिरण आ रहा है मतलब फोटोन आ रहा है, फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू एच म्यू।
फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू एच म्यू, या आपतित विकिरण की ऊर्जा इक्वल टू एच म्यू। ये एक फोटोन की है, ठीक है भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये भी कुछ ऊर्जा लेगा, ठीक है। तो वो धातु का कार फलन होता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। अब एक पॉइंट हम और इसमें बढ़ाने वाले हैं, वो देखिए पॉइंट है क्या। वो पॉइंट ये है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यह नियम प्रकाश विद्युत, यह नियम जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विकिरण, जो आपतित विकिरण है, ठीक है, उसके बारे में। तो आपतित विकिरण जब भी आएगा अपने साथ चार चीजें लेके आता है। हमारे सिलेबस में तीन चीजें हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार चीजों में पहली चीज जो है वो होती है ऊर्जा। जो आपतित विकिरण आ रहा है ऊर्जा है। ऊर्जा, आवृत्ति, आवृत्ति, उसके बाद क्या है, तरंग दैर्घ्य। ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद तीव्रता भी होती है। होती तो बहुत सारी चीजें, पर हमें चार चीजें मेनली डिस्कस करनी होती है, तीन चीजें में ज्यादा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कार फलन, देली ऊर्जा, ठीक है, देली आवृत्ति, देली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो विकिरण अपने साथ तीन चीजें लेके आ रहा है, तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है। देखिए भैया, जो आपतित विकिरण होता है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी विकिरण आप धातु पे आपतित करा दो और उससे क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई स्पेशल वैल्यू होगी। तो बात यह होती है कि आपतित विकिरण की वह ऊर्जा, आपतित विकिरण की वह ऊर्जा जो किसी की धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसे हम कहते हैं देहली ऊर्जा या कार फलन। मेरी बात समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। हमारे पास क्या है, एक धातु की सतह है और उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो हमसे कह रहा हमें चाहिए 2 रुपए, तब हम निकलेंगे। और आप उसे 1 रुपए दे रहे हो, आप उसे कितना दे रहे हो, 1 रुपए। तो उस सतह से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। आप या तो उसे 2 रुपए दो या 2 से ज्यादा दो। तो बात क्या होती है, बात समझिएगा। कार फलन या देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य, इन सब का हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देहली ऊर्जा या कार फलन जो होता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है एच म्यू नॉट। अब ये जो फाई है हमारा, ये हो गया हमारा कार फलन, और ये जो म्यू हो गया ये हमारी हो गई देहली आवृत्ति, जो म्यू नॉट है हमारा। और जब हम म्यू नॉट को ब्रेक करते हैं सी बाई लैम्डा नॉट में, तो ये लैम्डा नॉट हमारा देहली तरंग दैर्घ्य हो जाता है। अब इन सब के बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो कार फलन और देहली ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आपतित विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, वो जो आपतित ऊर्जा होगी उसी को हम कहेंगे कार फलन या देहली ऊर्जा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपतित विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार फलन कहलाता है या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास एक धातु की सतह है, तो हमने यहाँ पे क्या करी भैया, एक धातु की सतह ली,
इस पे हमने क्या गिराया, इस पे हमने गिराया विकिरण, आपतित कराया। तो भैया ये है विकिरण। हमने जैसे ही इस पे विकिरण आपतित कराया तो इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर इस विकिरण ऊर्जा का वह मान आपतित हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनों को चाहिए उत्सर्जित होने के लिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है, मुक्त कराने के लिए आवश्यक है, उसे हम कहेंगे इस धातु का कार फलन। क्या कहेंगे, कार फलन या देहली ऊर्जा। कार फलन या देहली ऊर्जा। अब फाई बराबर जो हमारा होता है वो होता है एच म्यू नॉट। ये तो हमारा प्रथम फॉर्मूला हो गया। और म्यू नॉट को हम तोड़ सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट में। और ये दोनों जो आंसर हैं ये हमारे आएंगे जूल में। अब जो फाई है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो हमें ऊर्जा चाहिए वो है 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट काहे में, एंगस्ट्रॉम में। तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं। ई बराबर एच म्यू नॉट, सॉरी फाई बराबर एच म्यू नॉट, फाई बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट, और फाई इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट जो है वो एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य यहाँ पे किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब देहली आवृत्ति के बारे में। तो आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत देहली आवृत्ति कहते हैं या कहलाता है। अब जो देहली आवृत्ति है, फाई बराबर हमारा एच म्यू नॉट होता है। तो ये जो हमारा म्यू नॉट है ये हमारा क्या है, देहली आवृत्ति है। क्या है भैया, देहली आवृत्ति है। और म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा नॉट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य। अब देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम नहीं होगा यहां, क्योंकि देखिए ऊर्जा अधिक तो आवृत्ति अधिक, ऊर्जा कम तो आवृत्ति कम, लेकिन आवृत्ति अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रम होते हैं। मतलब व्युत्क्रम का ये कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बात क्या है कि आपतित विकिरण की वह अधिकतम, ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से या धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं या कहलाता है। ठीक, तो यहां पे जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, फाई इक्वल टू, या तो हम लिख लें एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भैया सी बाई लैम्डा नॉट। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे हमारा ये वाला, ये हमारा किस में आने वाला है, जूल में आने वाला है। किस में आने वाला है भैया, जूल में आने वाला है। और उसके बाद जैसे फाई बराबर 12375 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ किस में भैया, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लैम्डा नॉट रखेंगे, ध्यान रखना क्या भैया, लैम्डा नॉट, क्योंकि ये जो लैम्डा नॉट है ना, यही तो हमारी है देहली तरंग दैर्घ्य। कौन सी, देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य है हमारी। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमसे फर्स्ट क्या कह रहा है, एक निश्चित धातु के लिए कार फलन दिया हुआ है। कार फलन का मतलब यह है कि अगर इससे जब आप अधिक ऊर्जा देंगे या इतनी ऊर्जा देंगे तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा या निकल जाएगा। क्या यह धातु तरंग दैर्घ्य के लिए आपतित विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित दे, मतलब उन्होंने दिया है एक तरंग दैर्घ्य के हमें मान दिया है, उससे पूछ रहे क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है कि, आपको दिया है कि क्या दिया है, आपको कार फलन दिया हुआ है, तो कार
फलन दिया हुआ है, तो जो कार फलन है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे मान दिया हुआ है हमें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या दे रहा है, उसके बाद हमको दे रहा है ये क्या भैया, तरंग दैर्घ्य दे रहा है। ये क्या है, आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य है। तो आपतित तरंग दैर्घ्य, आपतित तरंग दैर्घ्य, तो जो आपतित तरंग दैर्घ्य है ना लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी, 330 नैनोमीटर। हम क्या कर लें, आपतित विकिरण की ऊर्जा निकाल लें। अगर वो ऊर्जा का मान 4.2 से कम होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं आपतित विकिरण की ऊर्जा। तो हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं आपतित विकिरण की ऊर्जा। तो जो आपतित विकिरण की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 12375, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी होती है हमें। और लैम्डा किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो आपतित विकिरण की जो ऊर्जा है E, ये हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे E बराबर 12375, और यहाँ पे लैम्डा कितना है 330। अब ये किसमें, नैनोमीटर में, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें तो 330 10 की पावर कितना होता है, ये -9 होता है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक जीरो को ऊपर मल्टीपल, एक जीरो को नीचे मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा 3300 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, इसको हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम पे ही लागू होता है। ठीक है, तो हमारे एंगस्ट्रॉम में अब सिंपल सा कट करेंगे तो देखिए 3 चौको 12 होता है, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये आंसर आएगा 3 चौको 12, मतलब ये आंसर जो आने वाला है 4 से कम आने वाला, वही आएगा 3 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट, इतना ही कुछ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू है 4.2, यहाँ पे जो आपका कार फलन है वो ज्यादा है, और आपतित विकिरण की जो ऊर्जा है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहाँ पे नहीं होगा। बात समझिएगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ का कारफलन दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है, और ये उत्तर प्रदेश मतलब यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आपको कभी भी ना आए, सबसे पहले दिया है कि लिखिएगा, ये नहीं कि देख के ही डर जाना है। ठीक है, शुरुआत तो करिए। तो दिया है कि कार फलन आपको दिया है, तो कार फलन को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, पूरा लिखिएगा, मैंने लिख रहा हूं। ठीक है, कार फलन कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देहली आवृत्ति निकालनी है, मतलब म्यू नॉट निकालना है, वी नो डैट, वी नो डैट हम किस बात को जानते हैं, तो फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब यहां पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो यहां पे जो वैल्यू है फाई की वो कितनी है 2.5, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये जूल में आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, उसके बाद म्यू नॉट। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट करेंगे, पहली बात तो ये इधर मल्टीपल में गुणे में उधर भेज दो भाग में, तो यहाँ पे आपका म्यू नॉट आ जाएगा 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात कितना -19 अपॉन 6.6 इंटू 10 की घात -34।
यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, 16 है ये 2.5 है, 2.5 को 5/2 लिख सकते हो आप, और ये हो गया 16। ठीक है, 34 है माइनस के, और इसमें 19 चले गए, 34 में 19, मतलब 34 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो इसमें कितना बचने वाला है, इसमें बचने वाला है आपका 15। कितना बचने वाला है, 15। ठीक, प्लस 34 में -19 चले आएंगे, प्लस का 15 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, 6 मतलब 66 है। अब ये हो जाएगा 4, 4×5 = 20, तो हो गया 20/66 गुणा 10⁻15। अब ये कैलकुलेशन बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इतना ही आंसर लिख दीजिएगा, हम लोग आवृत्ति निकाल रहे हैं तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है कि किसी धातु का कार फलन, किसी धातु का कार फलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी धातु का जो कार फलन है वो कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो एक छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन करते हैं, दिया है कि, क्या दिया है, कारफलन दिया हुआ है हमको। कारफलन कितना दिया हुआ है हमें, पाई बराबर दिया हुआ है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है। तो देहली तरंग दैर्घ्य, तो देहली तरंग दैर्घ्य का जो हम मान निकालेंगे, जो हमारा है लैम्डा नॉट, वो हमें निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे वी नो डैट। हम किस बात को जानते हैं, तो हम जानते हैं फाई = 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट क्या में होना चाहिए, लैम्डा नॉट होना चाहिए हमारा एंगस्ट्राम में। किस में होना चाहिए, एंगस्ट्राम में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग जब चिपकाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे 12375 अपॉन, यहाँ पे कितना रख देंगे, 5 की जगह 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब 2 को ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको कट कर लीजिए। तो कट करते हैं हम इसको, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.528। इतने एंगस्ट्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रयोग। हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, और इसमें हमें 3 चीज के बारे में डिस्कस करनी है, तीव्रता का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव और वोल्टेज का अंतर। मैं आराम से इजीली एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए भैया, जो आप पढ़ रहे हो, एक बात लिसन करिएगा, आपको मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं। आपको थोड़े से लेक्चर मेरे हार्ड लग सकते हैं, पर यूपी बोर्ड का लेवल अच्छा है। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, 30% क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं यूपी बोर्ड में, कुछ तो रिपीट हो जाते हैं, मतलब 70 से 60% पेपर रिपीट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन जो 30% जो क्वेश्चन आ रहा है ना, सच्चाई में बहुत प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं गेन कर सकते हो, मतलब 90 और 85 के बिटवीन आप रह जाओगे। अगर इससे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, 96 या 96 से अबव बढ़ना है, तो आपको एनसीईआरटी देख के जाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लीट पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी टफ है। ठीक है, तो आप पढ़ के जाओ जितना आपसे हो सके एनसीईआरटी को। सजेशन तो यही है कि पूरा पढ़ लो, लेकिन आप जितना पढ़ सकते हो, जितना आपको इजी लगे उतना आप पढ़ लो। ठीक, तो एनसीईआरटी में हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत कायदे से है। ठीक है, और ये सारे उसमें ग्राफ हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की। तो हम यहाँ पे देखिए एक निर्वात की ट्यूब बनाने वाले हैं।
बात समझिएगा। हमने एक ये वैक्यूम ट्यूब बनाई है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इधर साइड हम कैथोड बना रहे हैं, उधर साइड हम एनोड बना रहे हैं। ये हमने क्या करा, एक यहाँ पे बैटरी लगा दी है, यहाँ पर हमने एक धारा नियंत्रक लगाया, रियोस्टर लगाया है। इस रियोस्टर और धारा नियंत्रक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो परिपथ बना हुआ है इसमें हम वोल्टेज का मान परिवर्तित करेंगे। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। यहां पर हमने एक विंडो बनाई है, एक दरवाजा बनाया है जिससे विकिरण को हम आपतित करा सकें। ये प्लस, ये माइनस और ये वाला हमारा प्लस। तो इसमें हमें तीन चीज की स्टडी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है। तीव्रता का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव और वोल्टेज का अंतर। और वोल्टेज का अंतर किसमें देखेंगे, प्लेटों के बीच में देखेंगे, कैथोड और एनोड के बीच में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे विकिरण आपतित कराया। तो जैसे ही विकिरण आपतित होगा इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि ये जो विकिरण हम यहाँ आपतित करा रहे हैं इसका जो मान होगा ऊर्जा का, ये देहली ऊर्जा से अधिक होगा, धातु की देहली ऊर्जा से अधिक होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से क्या हुए, उत्सर्जित हुए, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड की तरफ भागे, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है और एनोड पर धनात्मक आवेश है। प्लस वाला माइनस से कहेगा आओ, और ये वाला जो माइनस है इन माइनस से कहेगा जाओ। तो तीव्रता का प्रभाव इस पे क्या पड़ता है, तो तीव्रता का प्रभाव, जैसे पहले दो फोटोन आए, दो इलेक्ट्रॉन को निकाले, और जब हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे, जिनकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। दो फोटोन आए, दो इलेक्ट्रॉन को निकाले, 10 फोटोन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 100 फोटोन आएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मतलब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मतलब अगर आप तीव्रता बढ़ाते हैं आपतित विकिरण की, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस धारा को हम कहते हैं प्रकाश धारा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आवेश बढ़ेगा। टाइम तो उतना ही है, उतने टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा आवेश, और ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। मतलब आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश धारा का मान बढ़ता है, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और आवृत्ति का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आवृत्ति बढ़ाने पर, जैसे दो आवृत्ति से क्या होगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो फोटोन आ रहे हैं, सॉरी, तो दो फोटोन आए तो ही आएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 रुपए चाहिए थे, तो पहले वो 2 ही रुपए लेके आ रहे थे, अब वो 10 रुपए लेके आ रहे हैं। तो वो फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और साथ साथ में उसको दौड़ाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तेजी से भागेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे ना, क्योंकि फोटोन तो उतने ही है। तो आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है कि जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है,
वो अनुक्रमानुपाती होती है केवल गतिज ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पे उस पे कोई भी इफेक्ट, प्रभाव वो नहीं डालता है। वोल्टेज का अंतर क्या होता है, वोल्टेज के अंतर से क्या होता है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन है, उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इधर आ पाए, और जब हम वोल्टेज का अंतर बढ़ाते हैं, मतलब क्या, इधर प्लस दिया और ज्यादा दिया और ज्यादा, ज्यादा पकड़ के खींचेगा, तेजी से खींचेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतरे रहेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो ये भी गतिज ऊर्जा बढ़ाता है। अब इनके बारे में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इंडिविजुअल सबके बारे में हम स्टडी करेंगे, सबके बारे में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है तीव्रता का प्रभाव। तो देखिए हम तीव्रता का प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे हम एक सतह बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक धातु की सतह बनाई, और इस धातु की सतह पर जैसे पहले आ रहे थे 2 फोटोन, तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला। यदि इस पर ज्यादा फोटोन आए, क्या है भैया, ज्यादा फोटोन आए, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो यहां पे क्या है कि आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती हो जाता है किसके, प्रकाश धारा के, किसके भैया, प्रकाश धारा के। जैसे हमारे पास ये धातु है, और हमारे पास क्या है कि जैसे यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से विकिरण आ रहा है, और विकिरण आया और इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा दिया। ये ठंड के समय सूर्य है, और मान लीजिए गर्मी के समय सूर्य है, तो सूर्य एकदम लाल है, तो इसकी तीव्रता बढ़ गई है, इसकी तीव्रता बढ़ गई है। जैसे तीव्रता बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। और आवेश होता है Q बराबर N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, आवेश बढ़ा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे आपके में 2 बल्ब लगे हैं, आप 10 लगा दीजिए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ जो फोटोन आ रहे होंगे वो ज्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा निकालेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आवृत्ति का प्रभाव, किसका भैया, आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव, एक सेकंड भैया, इसमें मैंने ग्राफ नहीं खींचा है, तो मैं आपको ग्राफ खींच के बता देता हूं कि, और ग्राफ हम खींचेंगे यहां पे आव तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता और प्रकाश धारा के बीच में। तो जो आपतित विकिरण की तीव्रता आई है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, प्रकाश धारा के। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, अनुक्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम कम होगा। और जब आई अपॉन स्मॉल आई निकालेंगे तो ये एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, नियतांक। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब ये आई बराबर आप निकालेंगे तो कोई नियतांक और आई होगा, तो ये इक्वेशन नहीं लग रही, y बराबर एम एक्स, और ये सरल रेखा की समीकरण है। तो y ये हो गया आई, x क्या हो गया, स्मॉल आई, m क्या हो जाएगा, स्लोप, मतलब ये कैसा जाएगा, एक समान सीधी रेखा में ये ग्राफ आपका जाने वाला है। ठीक है भैया, उसके बाद हम करते हैं आवृत्ति का प्रभाव। देखिए आवृत्ति का प्रभाव क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक धातु की सतह बनाई, क्या बनाई, एक धातु की सतह।
इस धातु की सतह में हमने क्या करा, पहले जो फोटोन आया ग्रीन कलर का, इसकी जो ऊर्जा होगी अलग होगी। फिर हमने देखिए येलो कलर का, चलिए आप व्हाइट भी ले लेते हैं, ठीक। जो भी यहाँ पे फोटोन आ रहा है, जो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है, तो बात समझिएगा यहाँ पे फोटोन का है क्या। तो यहाँ पे जो फोटोन आ रहे हैं, मान लीजिए विबग्योर, मतलब जो आपतित फोटोन आ रहे हैं उनकी संख्या उतनी है, लेकिन अलग अलग ऊर्जा के आ रहे हैं। पहले 10 फोटोन आए, उनकी ऊर्जा अलग थी, फिर 10 आया, उनकी ऊर्जा अलग थी। तो हम यहाँ पे आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन आ रहे हैं उनकी ऊर्जा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अलग अलग ऊर्जा के जब फोटोन धातु की सतह पे गिराते हैं, तो अधिक ऊर्जा के जब आप फोटोन धातु की सतह पे गिराएंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की किसमें भैया, गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। और जो आवृत्ति होती है आपतित विकिरण की, वो अनुक्रमानुपाती होती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा किसकी भैया, गतिज ऊर्जा किसकी भैया, इलेक्ट्रॉनों की। कौन से, उत्सर्जित। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। और एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो ग्राफ क्या है, यहां पर हम ले रहे हैं आवृत्ति, और यहां पे ले रहे हैं हम धारा। क्या ले रहे हैं, धारा। और धारा कौन सी है, हमारी वैद्युत धारा या प्रकाश धारा। तो यहां पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पे ये म्यू 1, ये यहां पे म्यू 2। तो ये जो म्यू 2 का मान होगा ना, ये ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। और यहाँ पे जो ये म्यू 2 फोटोन होगा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। क्या होगी, ऊर्जा। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, म्यू 2 ज्यादा होगा किससे, म्यू 1 से। और यहाँ पे जो देखिए ये जो धारा आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये धारा मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो संतृप्त धारा मिलेगी, कौन सी, सैचुरेटेड करंट मिलेगी आपको, संतृप्त धारा मिलेगी। कौन सी, संतृप्त धारा। यहाँ पे जो धारा मिलनी है वो कौन सी है, संतृप्त। मतलब धारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे, क्योंकि फोटोन तो लिमिटेड ही आ रहे हैं, फिक्स हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बदल रहा है, तो केवल गतिज ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक। धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम बात करते हैं वोल्टेज अंतर, वोल्टेज अंतर प्लेटों के बीच। तो देखिए, अच्छा फिर से हम अपने डायग्राम की तरफ आ गए। हमें यह स्टडी करनी है वोल्टेज का अंतर प्लेटों के बीच में। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ के वोल्टेज को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि 100 फोटोन आए, उन्होंने 20 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। अब 20 इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ आ पाए। तो जैसे ही हमने क्या करा, एनोड पर हमने प्लस देना स्टार्ट करा। क्या देना स्टार्ट करा, प्लस देना स्टार्ट करा। तो जैसे हम यहाँ पे प्लस देना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले 2-3 इलेक्ट्रॉन छूट जा रहे थे 20 में, अब वही 2-3 इलेक्ट्रॉन थोड़े से बढ़ गए, क्योंकि ये इसे खींचना स्टार्ट कर दिया। क्या करेगा, इसे खींचना, इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे धारा का मान थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब नियत हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको कम करते जाते हैं, एनोड पर जो विभव उसको कम करते हैं, प्लस वाले को कम करा कम करा कम करा, जीरो कर दिया। लेकिन जीरो कम कर देने पर भी कुछ इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो कैथोड से चलकर एनोड की तरफ आ जाते हैं। देखो फिर और क्या कर रहे हैं, पहले प्लस करा फिर जीरो कर दिया हमने, अब फिर हम जीरो से भी नीचे लाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तो माइनस ले जाने पर भी कुछ हद तक एक ऐसी वैल्यू आएगी ना कि कुछ इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा होगी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन हाँ, इस प्लेट का एक ऐसा ऋणात्मक विभव होता है जिस पर
कैथोड से एनोड की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, और उस विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। कौन सा विभव कहते हैं? निरोधी। इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझिएगा। सबसे पहले यहां पर हमें पास जो विभव होगा वो धनात्मक, यहां पे विभव हमने लिया, यहां विभव है शून्य। इधर क्या है? हमने ली धारा। तो यहां पे क्या है कि ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए, इस ग्राफ को हम समझाते हैं आपको, फिर ये आगे चल के ये नियत हो जाता है। ये जो विभव आएगा ना, ये जो विभव आएगा यहां पे, इसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। लिख दे रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक, वह ऋणात्मक विभव जिससे धातु के पृष्ठ, मतलब प्लेटो कैथोड, कैथोड से एनोड में एक भी इलेक्ट्रॉन दौड़ के नहीं आ पाएगा, तो वो होता है प्लेटों के बीच का कौन सा भैया? उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब भैया यहां पे जो धारा मिलेगी आपको, देखिए हल्की सी थोड़ी सी बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी धारा बढ़ती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे धारा नियत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको संतृप्त धारा मिलती है, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा होती है यहाँ पे। ठीक है भैया, और ये ग्राफ आता है हमारे पास। ठीक, क्योंकि यहाँ पे विभव इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर रहा है। क्या कर रहा है? त्वरित कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या कह रहा है? मंदित कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? मंदित कर रहा है, स्पीड को उनकी कम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो निरोधी विभव होगा यहां पे, निरोधी विभव कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पे नहीं आ पा रहा है? कैथोड के पास, कैथोड से एनोड के पास नहीं आ पा रहा है। तो प्रकाश धारा यहां पे क्या होनी है? जीरो। और वहां पे जो विभव होगा उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। और निरोधी विभव पर जो गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, कौन सी भैया? गतिज ऊर्जा, वो होती है अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। ठीक, इसको हम कायदे से डिस्कस करेंगे आइंस्टीन के समीकरण में। एक और अच्छी बात है आवृत्ति के प्रभाव में, उसको मैं लिखता हूं हैशटैग करके, यदि आपतित विकिरण की
आवृत्ति का मान एक निश्चित मान से कम हो जाए, बढ़ा के लिख लीजिएगा, एक निश्चित मान से कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस धातु के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और उस आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो सब आपने पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट से, उसी की थ्योरी है ये, समझिए। हमने पहले पढ़ा था कि आवृत्ति बढ़ाने पर, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैसे भी जो धातु की सतह से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो पहला पॉइंट हमसे यही कहने वाला है, फोटोन विद्युत उत्सर्जन का नियम होता है। इसमें पॉइंट देखिए, पहला कह रहा है किसी धातु के पृष्ठ में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, किसी धातु के पृष्ठ में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो कैपिटल आई होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है स्मॉल आई के, और जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आपतित विकिरण, आपतित आवृत्ति, जो आपतित जो विकिरण है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, और बढ़ाने पर बढ़ेगी और घटाने पर घटेगी। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, ना ही धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। और अलग अलग धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, मतलब जैसे धातु का पृष्ठ है, जैसे ही विकिरण गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे। अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई भी समय पश्चात नहीं होता, मतलब चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश हो, मतलब कितनी भी तीव्रता का प्रकाश हो, जैसे ही विकिरण गिरेगा वैसे ही उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है भैया, तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है।